बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का रजिस्ट्रेशन का हमारा टॉपिक चल रहा है और आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है डी रजिस्ट्रेशन, यानी कि अगर एज ए टैक्स पेयर सेल्स टैक्स के हवाले से बात कर रहे हैं, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है और वो कौन से ग्राउंड्स हैं जिसकी बेसिस पे वो डी रजिस्टर्ड हो सकता है, वो अगर जो हिदायत जो लॉज रूल्स कहते हैं अगर उसके मुताबिक सही तरीके से अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहा, अपनी ऑब्लिगेशन मीट नहीं कर रहा, तो उसको डी रजिस्टर्ड किया जा सकता है। डी रजिस्टर्ड करने के भी नुकसानात होते हैं और एज अ बिज़नेसमैन उसको काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं जब रेगुलर बिज़नेस कर रहा हो। अगर किसी की, मेरे और आप जैसा अगर कोई पर्सन है, उसकी अर्निंग्स नहीं है तो वो तो टैक्स को एक बोझ ही समझता है। लेकिन सम टाइम जब आप बार बार ट्रेड कर रहे होते हैं तो उसमें आपको बहुत सारा फ़ायदा होता है, क्योंकि आप डबल टैक्सेशन से बच जाते हैं। इसलिए फ़ौरन से बंदा सोचता है कि गवर्नमेंट तो बार बार कहती है कि जी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाओ, तो ये डी रजिस्टर्ड होने में जब खुद ही गवर्नमेंट कर रही है तो करने दें। तो बिज़नेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो उसके नुकसानात होते हैं। ये दो तरह से हो सकता है। इंडिविजुअल खुद भी डी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है जब वो रेगुलर बिज़नेस कंडक्ट नहीं कर रहा जिसके लिए उसने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया था, या इसके अलावा कंसेक्टिव 6 मंथ के लिए अगर कोई अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसको डी रजिस्टर्ड कर दिया जाता है। लेकिन टैक्स अथॉरिटीज़ उसको एक दफ़ा मौका देती हैं कि वो अपनी सफाई में अगर कुछ कहना चाहे तो वो कह सकता है। तो इसके अलावा प्रोसीजर देखेंगे कि डी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से एक इंडिविजुअल अप्लाई करेगा, और 3 मंथ होते हैं जब वो अप्लाई करता है, या फिर जो फाइनल टैक्स रिटर्न वो फाइल करता है डी रजिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि उसकी जितनी लाइबिलिटी उसको मीट करेगा, उसकी जितने सर चार्जेज़ हैं या इसके अलावा रिफ़ंड का कोई क्लेम है, वो सारी की सारी चीज़ें जब सेटल हो जाते हैं तो उसके, या फिर एप्लीकेशन जो भी लेटर ऑन चीज़ होती है उसके 90 डेज़ के बाद जो टैक्स अथॉरिटीज़ हैं वो उसकी इंक्वायरी भी कंडक्ट कर सकती हैं, उसके बिज़नेस का विज़िट भी कर सकती हैं। तो जब वो सेटिस्फाई हो जाती हैं कि इसकी बिज़नेस को या जो जिस पर्पज़ के लिए इसने रजिस्टर्ड किया था वो नो मोर एग्जिस्ट, अब इसको डी रजिस्टर्ड होना चाहिए, तो उसको डी रजिस्ट्रेशन करवा दी जाती है। और लोकल रीजनल ऑफिस जो होता है या लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस जो होता है वो सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस को अपनी इंटीमेशन देता है और इस तरीके से उसकी डी रजिस्ट्रेशन होती है। और कुछ उसके इफ़ेक्ट होते हैं डेफिनेटली, जब आपको जहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, यानी कि इनपुट क्लेम करते हैं या फिर जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको कोई ना कोई टैक्स में फ़ायदा होता है। जब वो फ़ायदा अवेलेबल नहीं होता तो एक इंडिविजुअल अपने आप को डी रजिस्टर्ड कर सकता है। तो ये देख लेते हैं आप 1 बाय 1 लाइन टू लाइन, ताकि आपको ये सारी चीज़ें सही तरीके से समझ आ जाए। द फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और एनी ऑथोराइज्ड ऑफिसर में डी रजिस्टर a registered person or class of such registered person who are now more required to be registered under the Sales Tax Act 1990. This deregistration is subject to the rules made for this purpose. किसके लिए? Under any of the following circumstances a registered person may file an application for cancellation of his registration to the commissioner having jurisdiction. नंबर 1 क्या है? Where registered person ceases to carry on his business, यानी कि उसने अपना बिजनेस छोड़ दिया है जिस पर्पज़ के लिए उसने रजिस्टर किया था। सेकंड नंबर पे है where the supplies made by registered person become exempt from the sale tax, यानी कि जहाँ पे वो सप्लाईज प्रोवाइड कर रहा था, सेल कर रहा था, पहले टैक्स आयद होता था, अब वो चीज़ें एग्जाम्प्ट हो चुकी हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं है। where the person ceases to remain registered, यानी कि अब वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं रहना चाहता। फोर्थ, where an exporter had got registration for the purpose of claiming refunds on the basis of zero rating export, he may like to deregister upon ceasing to be an exporter, यानी कि जहाँ पे ज़ीरो रेटिंग के बेसिस, ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ की बेसिस पे जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो इनपुट क्लेम करते हैं। इनपुट क्लेम करने के लिए ही आप बीइंग एक्सपोर्टर अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं। अब जब आप एज ए एक्सपोर्ट बिज़नेस कर ही नहीं रहे तो ज़ीरो रेट जो आप चीज़ें एक्सपोर्ट के पर्पज़ के लिए कर रहे थे उस पर इनपुट टैक्स क्लेम कर ही नहीं सकते, तो अब फ़ायदा नहीं है, इसलिए भी डी रजिस्टर्ड करवाना मकसद होता है। द कमिश्नर में ऑफ हिज ओन विदाउट एप्लीकेशन फ्राम द रजिस्टर्ड पर्सन कैंसल द रजिस्ट्रेशन इफ़ a registered person fails to file his 6
return for the consecutive period of 6 months. However, before such cancellation, he will have to give an opportunity of being heard to the registered person. कि अगर वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा और 6 पीरियड यानी कि 6 कंसेक्टिव पीरियड जो 6 महीने का बनता है उसमें वो रिटर्न फाइल नहीं करता तो कमिश्नर उसको डी रजिस्टर कर सकता है, लेकिन उसको एक दफ़ा मौका दिया जाएगा कि आपको क्यों ना डी रजिस्टर किया जाए, किस वजह से वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर रहा। तो इसका प्रोसीजर क्या होगा? द फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी अडॉप्टेड फॉर डी रजिस्ट्रेशन। नंबर 1 क्या है? द पर्सन लाइबल टू बी डी रजिस्टर्ड शैल अप्लाई टू द कंसर्न कमिश्नर हु ऑन सच एप्लीकेशन और ऑन हिज ओन इनिशिएटिव मे ऑर्डर फॉर डी रजिस्ट्रेशन और कैंसलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। यानी कि दोनों सूरत हाल में हो सकता है, इंडिविजुअल खुद अप्लाई भी कर सकता है या फिर कमिश्नर खुद डिसाइड कर सकता है कि इस इंडिविजुअल को डी रजिस्टर करना चाहिए। ए पर्सन शैल नॉट बी डी रजिस्टर्ड इफ़ ही डज नॉट प्रोवाइड रिकॉर्ड फॉर ऑडिट और इंक्वायरी। अगर कोई टैक्स अथॉरिटी उसकी ऑडिट करना चाहती है, इंक्वायरी करना चाहती है और वो नहीं प्रोवाइड करता तो उसको डी रजिस्टर नहीं किया जाएगा जब तक वो अपनी क्लियरेंस ना करवाए। द कमिश्नर शैल कंप्लीट द प्रोसीडिंग्स और इंक्वायरी विद इन 90 days फ्राम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। जिस डेट से वो अप्लाई करेगा उसके 90 days या फिर जिस दिन अप्लाई करेगा साथ में उसको फाइनल टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी चाहिए। अगर नहीं करता, लेटर ऑन महीने के बाद फाइनल टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसके 90 days के बाद ये फिर उसका प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, यानी कि 90 days के अंदर वो डी रजिस्टर किया जाएगा। वेयर द कमिश्नर इज सेटिस्फाइड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन इज लायबल टू बी डी रजिस्टर्ड, he shall direct the applicant for filing of the final return under section 28। तो ये आपने सेक्शन याद रखना, अंडर सेक्शन 28 ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट 1990 एंड सेटलमेंट ऑफ हिज आउटस्टैंडिंग टैक्स लायबिलिटी आफ्टर पेमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी द लोकल रजिस्ट्रेशन ऑफिस शैल रिकमेंड टू द CRO यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन हु शैल कैंसिल द रजिस्ट्रेशन, यानी कि CRO उसको डी रजिस्टर कर देगा। 5वें नंबर पे द ऑर्डर फॉर कैंसिलेशन शैल बी इशूड विद इन 90 days फ्राम द डेट ऑफ एप्लीकेशन और द डेट ऑन विच द टोटल टैक्स लायबिलिटी हैज़ बिन पेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन विच एवर इज़ लेटर, यानी कि विच एवर इज़ लेटर 90 days कहाँ से कैलकुलेट किए जाएंगे? एप्लीकेशन डेट से या फिर फाइनल टैक्स रिटर्न से, फाइनल टैक्स रिटर्न के डेट से लेके 90 days तक उसको किया जाएगा। नंबर 6 है डी रजिस्ट्रेशन इन अ केस वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज़ नॉट फाइल्ड द सेल्स टैक्स रिटर्न अप टू 6 months consecutive months shall not be made unless the person has given an opportunity of being heard। यानी कि 6 कंसेक्टिव पीरियड में अगर वो अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता तो उसको एक मौका सुनने का दिया जाएगा और उसके बाद उसको डी रजिस्टर कर दिया जाएगा। इसके असरात क्या होते हैं, इम्पैक्ट्स क्या हैं डी रजिस्ट्रेशन के? वेयर ए पर्सन इज़ डी रजिस्टर्ड देन द पर्सन, वही जो रजिस्टर्ड था पहले, हैज़ नो लॉन्गर टू मेनटेन द सेल्स टैक्स रिकॉर्ड। अब उसको सेल्स टैक्स का रिकॉर्ड जो जब डी रजिस्टर्ड हो गया अब ज़रूरत नहीं मेंटेन करने की। हाउ एवर द प्रीवियसली मेंटेन रिकॉर्ड हैज़ टू बी केप्ट इंटैक्ट फॉर द पीरियड ऑफ 6 years। जो पहले जब वो रजिस्टर्ड था तो उस वक्त जितनी उसकी इन्वाइसेस हैं, रिकॉर्ड है, वो 6 साल के लिए मेंटेन रखेगा, उसको सिक्योर करेगा। कैन नॉट चार्ज सेल्स टैक्स टू हिज कस्टमर आफ्टर डी रजिस्ट्रेशन। जब वो डी रजिस्टर्ड हो गया है तो अब वो सेल टैक्स चार्ज अपने कस्टमर को नहीं कर सकता। कैन नॉट क्लेम द क्रेडिट फॉर द इनपुट टैक्स। अब जब वो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो इनपुट टैक्स क्लेम भी नहीं कर सकता। कैन नॉट क्लेम द रिफंड ऑफ ऑन जीरो रेटेड बेसिस इवन इफ़ द गुड्स आर एक्सपोर्टेड। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है और एक्सपोर्ट के बिजनेस में इन्वॉल्व है तो ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ पे भी वो क्लेम रिफ़ंड का नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन ही ज़ीरो रेटेड पे भी रिफ़ंड क्लेम कर सकता है। यानी कि ज़ीरो रेटेड सप्लाईज़ को रिफ़ंड करने के क्लेम के लिए एक पर्सन का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। 5वें नंबर पे हैज़ टू अकाउंट फॉर सेल्स टैक्स ऑन एनी स्टॉक्स एंड एसेट्स इन हिज हैंड। हैज़ टू अकाउंट फॉर सेल्स टैक्स ऑन एनी स्टॉक्स एंड एसेट्स इन हैंड। जो भी उसके पास एसेट्स वगैरह हैं उसके ऊपर जवाब उसको ज़रूर देना पड़ेगा कि इस पे टैक्स उसने पे किया या नहीं पे किया जब वो बाय कर रहा था। द ऑब्लिगेशन एंड लाइबिलिटीज़ रिलेटिंग टू द पीरियड व्हेन द पर्सन कंडक्टेड बिजनेस एज ए रजिस्टर्ड पर्सन shall not be affected by the fact that he ceased to be a registered person or his registration has not been
हैज़ बिन कैंसल। अब यहाँ पे ये कहने का मकसद है कि एक पर्सन जो है वो अब डी रजिस्टर्ड हो गया, तो ये नहीं है कि उसकी जो पहले उसने रजिस्टर्ड पर्सन होने की वजह से जो उसकी लाइबिलिटीज़ थी या वो उससे वो इस्तिस्ना उसको नहीं होगी। उस दौरान में अगर कोई उसने अपनी ऑब्लिगेशन मीट नहीं की थी तो वो आंसरेबल रहेगा।